हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, जो डीपीएसपी है ना, उसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया, लेकिन उसके कंटेंट और मटीरियल के बेसिस के ऊपर इसे क्लासीफाई किया है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए या वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट ओरिजिनली क्लासिफाइड डीपीएसपी, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन दे आर यूजली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। भारत के संविधान ने डीपीएसपी को क्लासिफाई नहीं किया है ओरिजिनली। इसको क्लासिफाई किया गया है उसके कंटेंट और उसके डायरेक्शन के बेसिस पे, और ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स, तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इन सबको आज हम डिटेल में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सबसे पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, जिसकी डेफिनेशन इस हिसाब से है कि दे आर द प्रिंसिपल्स, ये वो प्रिंसिपल्स है जिसका जो मेन एम है वो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराना है, और साथ ही साथ सेट द पाथ टूवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट, एक ऐसा पाथ सेट करना है जिससे स्टेट का वेलफेयर हो। ठीक, इसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें से कुछ इस हिसाब से हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 38, जिसका जो मेन मकसद है वो ये है कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो स्टेट के लोग हैं, जो आपके देश के लोग हैं, उनके लोगों का वेलफेयर होना बहुत जरूरी है। और वेलफेयर कैसे होगा? बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, एक सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना। कैसे करना? थ्रू जस्टिस। ठीक है, और ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली होना चाहिए। इनइक्वालिटीज जो है उसे मिनिमाइज करने की जरूरत है, चाहे वो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम हो, इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस हो, इनइक्वालिटीज ऑफ फैसिलिटीज हो या अपॉर्चुनिटीज हो। ठीक है, आर्टिकल 39 में कह रहे हैं सिक्योर सिटीजन्स, कुछ राइट्स इन्होंने दे रखे हैं। जैसे पहला ये कह रहे हैं कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, कि जितने भी नागरिक हैं उन सबको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप उसे रोक नहीं सकते, आपको मौका देना चाहिए। अगला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। ठीक है, अगला है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, देखिए सेकंड वाले में कह रहे थे इक्विटेबल मतलब बराबरी से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी के। ठीक है, कॉमन गुड के लिए, सबके लिए बराबरी, अच्छाई के लिए। यहाँ पे कॉमन गुड का मतलब सबकी अच्छाई की बात हो रही है, सबके वेलफेयर की बात हो रही है। अगला की जो प्रिवेंशन है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई कोई भी इंसान जो है वो सोसाइटी के वेल्थ और मीन्स को कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, एक जगह इकट्ठा नहीं करेगा। ठीक है, इससे प्रिवेंट कराना है। अगला है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, चाहे मेन हो या वुमेन हो, उन वो जो भी काम करेंगे उनको बराबरी से पैसा मिलेगा बराबर काम के लिए। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि वुमेन है तो उसको कंपेरेटिवली कम सैलरी दी जाए सेम काम के लिए। अगला है प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज, जबरदस्ती काम कराना। अगर कोई जबरदस्ती किसी वर्कर से या किसी बच्चे से जबरदस्ती काम करा रहा है, ठीक है, उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल 37 में सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए प्रिवेंशन दिया है कि ऐसा कोई जबरदस्ती करा नहीं सकता। ठीक है, ऐसा कोई काम। और लास्ट में यहाँ पे आर्टिकल 39 में कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, आर्टिकल 39 के में कह रहे हैं प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो जो पुअर इंसान है, जो गरीब इंसान है, उसके लिए इक्वल जस्टिस होना चाहिए और लीगल एड प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, वो भी फ्री में। एड का मतलब होता है हेल्प एक हिसाब से। तो जो गरीब इंसान है, जो वकील नहीं कर सकता, अगर वो किसी अधिकार को मांग रहा है और कोर्ट जा रहा है, तो उसके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार उसे सरकारी वकील दे देती है जो फ्री में काम करता है उस गरीब आदमी के लिए। आर्टिकल 41 में कह रहे हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट का केस है, ओल्ड एज का केस है, सिकनेस या डिसेबलमेंट का केस है, ठीक है, तो इसमें सिटीजन्स के लिए कुछ सिक्योर किया जा रहा है, जैसे राइट टू वर्क। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे डिसेबल्ड लोग काम करते हैं, तो दैट इज राइट टू वर्क। ये सरकार ने बोल रखा है कि ऐसे लोगों के लिए एक तरीके का रिजर्वेशन होना चाहिए, ये लोग वहां पे काम करें। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई भी कर सकें। राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, आर्टिकल 42 में कह रहे हैं कि मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक,
मैटरनिटी रिलीफ आप समझते हैं, उसके लिए छुट्टियां मिलती हैं। पहले तो सिर्फ वुमेन्स को मिलती थी मैटरनिटी लीव के नाम पे, अब तो मेंस को भी मिल जाती हैं छुट्टियां, ताकि वो अपनी वाइफ को केयर ऑफ कर सकें। ठीक है। आर्टिकल 43 में कह रहे हैं कि सिक्योर अ लिविंग वेज, एक ऐसा वेज सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप जो भी काम करें आपको ठीक ठाक वेज मिले, कि भाई आप खा पका सकें, जीवित रह सकें, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिसेंट रहे, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिले सारे के सारे वर्कर्स को। आर्टिकल 43 के में कह रहे हैं टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट है वहां पे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। आर्टिकल 47 में कह रहे हैं रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का है, उसके बाद न्यूट्रिशन का लेवल भी बढ़ने का है, ताकि लोगों की मतलब जो पब्लिक है उनकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। हमारे सेकेंड प्रिंसिपल्स में आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, और इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वो सारे प्रिंसिपल्स हैं जो गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन इन न्यू सिटी बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट के टाइम गांधी जी ने जो जो बातें बोली थी उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए हैं। उन्होंने जो भी आर्टिकल्स में जो भी बात बोली थी वो आर्टिकल्स में मेंशन है, और वहां से लेकर के ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। जैसे आर्टिकल 40 में कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू enable देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, उनको नेसेसरी पावर देने की जरूरत है, अथॉरिटी देने की जरूरत है, ताकि वो एक तरीके की सरकार चला सकें, सरकार का एक यूनिट चला सकें। ठीक है, आर्टिकल 43 में बोल रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बहुत जरूरत है ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। ठीक है, गांव के एरिया में कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल 43 के बी में कह रहे हैं प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल है। ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद इज द नेम ऑफ अ विलेज विच इज देयर इन गुजरात। 1946 में कंपनी शुरू हुई थी और इसको इसका नाम 1948 में मिला था, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था 1912 में। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसका वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, ऑटोनॉमस का मतलब जो ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, वो खुद से फैसला ले सके, उसका खुद का डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना जरूरी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना जरूरी है। आर्टिकल 46 में कहा जा रहा है कि प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एसटीज, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग होते हैं उनके एजुकेशन को प्रमोट करना और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना जरूरी है, और बाकी के जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से। आर्टिकल 47 में कह रहे हैं कि प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो गांधी जी ने अगला ये भी बोला कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जो भी अल्कोहल या कोई भी ऐसे टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, जहरीली टाइप की जो या नशीले पदार्थ हैं जिसे हम ड्रग्स कहते हैं, इनका कंजम्पशन को प्रोहिबिट करना है। जो भी ड्रिंक या ड्रग्स हेल्थ के लिए इंजूरियस है उसे प्रोहिबिट करना, उसके ऊपर एक हिसाब से आप समझिए रोक लगाना। आर्टिकल 48 में कह रहे हैं प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, ठीक है, calves एंड अदर मिल्स एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। ठीक है, तो बूचर खानों को बंद करना और जो भी हमारे गाय भैंस हैं, जो भी हैं जानवर, उनकी ब्रीड को और इम्प्रूव करना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो तीसरा पार्ट है वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये बेसिकली लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है ये प्रिंसिपल। ठीक है, और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो स्टेट को डायरेक्ट किए जाते हैं, जिसमें आर्टिकल 44 कहता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको सिक्योर करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड द्वारा थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक, आर्टिकल 45 कहता है प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14। आर्टिकल 45 कहता है कि जितने भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, जब तक वो 14 साल के नहीं हो जाते, उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर सरकार करेगी। ठीक है, उसके बाद उनके एजुकेशन के बारे में सरकार सोचेगी। इसलिए भारत में बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जहां पे फ्री में एजुकेशन मिलती है बच्चों को।
अगला आर्टिकल 48 में कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। तो जैसे आपने टिकटॉक वीडियोस बहुत देखे होंगे, चाइना ने बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनरीज डेवलप कर रखी हैं। तो यहाँ पे भी बोल रखा है, आपको किसने मना किया, आप भी डेवलप करो ना, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अपने एग्रीकल्चर को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कीजिए, एनिमल हस्बेंड्री में अपना मॉडर्न और साइंटिफिक तरीका आप अपनाइए जिससे आपकी ग्रोथ हो। आर्टिकल 49 में कह रहे हैं कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है, जो भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उसे प्रोटेक्ट करना है, जगह को प्रोटेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 50 में कह रहे हैं कि सेपरेट करना की जरूरत है कि दो चीजों को, दैट इज जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। स्टेट के पब्लिक सर्विसेज में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की आवश्यकता है। और लास्ट में आर्टिकल 51 कह रहा है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस, ठीक है। एक रेस्पेक्टफुल रिलेशन दो नेशंस के बीच में होना बहुत जरूरी है, और आपस में इंटरनेशनल लेवल पे आप शांति बना करके रखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अगर दो देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए और लड़ाई जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, लड़ाई की नौबत ही ना है, ठीक है। अपनी भी सिक्योरिटी मेंटेन करके रखिए। अगला कि फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। तो जो भी इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस है उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। जो भी बोला गया है कि ये कानून है इंटरनेशनल लेवल पे, आपको उसे पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। और लास्ट में कह रहे हैं कि एनकरेज और सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ठीक है। एक आर्बिट्री है, मतलब आर्बिट्रिएशन आप ऐसे समझिएगा कि एक वकील ले आते हैं, एक कानूनी इंसान को ले आते हैं जो ना आपके पक्ष में है ना डिस्प्यूटेड दूसरे देश के पक्ष में, वो थर्ड पार्टी होता है, क्योंकि अगर वो किसी की तरफ से भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। तो आर्बिट्रेशन किसी थर्ड कंट्री को जो ना हमारा साथ दे ना दूसरे का साथ दे और हमारे डिस्प्यूट को सेटल कर दे। तो ये था 3 क्लासिफिकेशन। होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।